गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग 1924 से आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 1924 तक देखा था और लास्ट पॉइंट ये था कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। हमने आपको बताया था ये पहली बार और अंतिम बार थे जो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। आज 16 जनवरी है। आपको बता दें 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जहाज़ जो कोलंबिया था वो अंतरिक्ष पर गया था। तो एक क्वेश्चन हमने बताया 16 जनवरी के लिए आज। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। 1924 पे कल हम लोगों ने बात रोकी थी। 1924 से ही शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा होगा कानपुर। ये कानपुर शहर है जहाँ पे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, अर्थात हिंदुस्तान गणतंत्रात्मक संघ की स्थापना की गई। और ये स्थापना करने वाले सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी थे। सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब बड़ी पूछी जाती है, नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी रचना है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल की है। कानपुर ही इन लोगों ने क्यों चुना होगा? क्योंकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी सबसे ज़्यादा बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में हुआ करती थी। लगभग यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां ख़त्म हो गई थी। अब कानपुर को चुना गया। जो लोग कानपुर के बारे में जानते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कानपुर को चुनना इसलिए फ़ायदेमंद रहा होगा। कानपुर की लोकेशन अगर हम देखें, कानपुर भारत की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 400-450 किलोमीटर दूरी है। उस समय बड़ी राजधानी एक शहर होता था इलाहाबाद, आज भी बड़ा शहर है। 200 किलोमीटर इलाहाबाद, 100 किलोमीटर लखनऊ और 1000 किलोमीटर कलकत्ता। अगर कानपुर से कलकत्ता हम पहुंच जाएं 1000 किलोमीटर तो निश्चित तौर पे आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कानपुर, जो गंगा के दाएं किनारे पर बसा हुआ है, सबसे सुरक्षित जगह क्रांतिकारियों को लगी होगी। और यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। युवा लड़के थे। युवा लोगों के पास ज़रूरत के लिए पैसे नहीं होते, बाकी जोश, जुनून, हिम्मत, ताकत सब कुछ होता है। अब इस पैसे के लिए क्या किया जाए? तो एक प्लान किया गया जो कि काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से इतिहास में जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 काकोरी। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किया था, लेकिन उसके बाद जब आरओ का पेपर हुआ तो उसमें भी ट्रेन डकैती ही करके पूछा गया। उसमें आरओ में क्वेश्चन आया था, जिनको फांसी दी गई थी उसकी लोकेशंस पूछी गई थी, लेकिन वहाँ भी नाम नहीं बदला गया, खाली ऑन पेपर नाम बदल गया, लेकिन प्रश्न पत्र में जो नाम आया वो काकोरी ट्रेन डकैती का ही आया। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेल लाइन के बीच एक स्टेशन पड़ता है छोटा सा काकोरी। 8 डाउन नामक ट्रेन थी। उस पर इन लोगों को पता चला, क्रांतिकारियों को जो HRA के सदस्य थे, कि इसमें खजाना जा रहा। आप मात्र 8000 रुपये का खजाना था यहाँ पे, और इसकी लूट की गई। खजाना लूटा गया। इसमें बहुत से लोग पकड़े गए। एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया तो इसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। नाम आज़ाद था, कभी नहीं पकड़े गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक बार 16 साल की उम्र में बचपन में पकड़े गए थे। पोस्टर लगा रहे थे आज़ादी के लिए। जज के सामने जब पेश किया गया तो इनको 16 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। इनसे पूछा गया आपका नाम क्या है? तो इन्होंने बताया आज़ाद। घर कहाँ है? तो भारत। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया। फिर 16 कोड़े इनको मारे गए। उसके बाद आज़ाद कभी पकड़ में नहीं आए। क्वेश्चन यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण ये बनता है कि इसमें किन लोगों को फांसी दी गई। तो हमने लिखा है राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। RP बिस्मिल अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी फैजाबाद में दी गई। वर्तमान नाम इसका अयोध्या है, ये हमें समझना है। और रोशन लाल को फांसी इलाहाबाद में दी गई। वर्तमान नाम है हो गया प्रयागराज। आपको बता दें अशफाक उल्ला खान और RP बिस्मिल यानी राम प्रसाद बिस्मिल दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश का एक शहर है शाहजहांपुर से दोनों लोग संबंधित रहे। राम प्रसाद बिस्मिल का एक स्लोगन बड़ा हिट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। RP बिस्मिल लिख जावे या राम प्रसाद बिस्मिल लिख जावे, ये हमें ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये है कि फांसी किसको किस शहर में दी गई। रोशन लाल को इलाहाबाद में दी गई। सबसे सिंपल है, इलाहाबाद के कई लोगों ने नाम रोशन किया। जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत भारत की वह इलाहाबाद से थी, तो नाम रोशन लाल है इलाहाबाद। अशफाक
एक मुस्लिम नाम है, फैजा भी मुस्लिम नाम है, ये भी हमारा ऑप्शन टिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आरपी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर में है। गोरखपुर में भी एक मंदिर है, गोरखनाथ का ही सही, लेकिन हम लोग राम से अगर कनेक्ट करेंगे तो गोरखपुर हो जाएगा। जब 4 चीज़ें याद करनी हुई तो 3 ही याद करें हम लोग, क्योंकि हमारा पेपर ऑप्शन का है, सब नहीं पढ़ा जाता, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है, आजीवन कारावास किसको दिया गया? तो सचिन नाथ सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया था, और शायद वही उसी समय इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन। तो ये 1925 की घटनाक्रम हुई काकोरी। दक्षिण भारत में मालाबार यानी केरल का जो क्षेत्र था, उस समय त्रावणकोर के नाम से जाना जा रहा था, वाइकोम सत्याग्रह हुआ। 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ, और ये भारत का मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। मंदिर प्रवेश का जो पहला आंदोलन था वाइकोम था। कहाँ हुआ था? तो केरल या त्रावणकोर, जो भी ऑप्शन हमारा हो, और 1924-25 की घटनाक्रम रही। 1926 गांधी जी ने साइलेंट ईयर घोषित किया, अर्थात मौन वर्ष घोषित किया गया 1926 को। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। हालांकि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1929 में होनी थी। क्यों होनी थी? कि जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसकी सफलता और असफलता की जांच करने के लिए 10 साल बाद बनना था, लेकिन 1929 में इंग्लैंड में होने थे इलेक्शन। उस इलेक्शन के कारण इन्होंने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती 27 में और भारत आएगा 28 में। ये एक अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। 8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। 27-28 जब क्वेश्चन बहुत क्लोज होता है तो कन्फ्यूजन होता है। भारत पहुंचने की बात हमसे कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात कर रहा है, ये हमको समझना है। अब आपको बता दें, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि उस समय पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लॉर्ड सिन्हा और शकलतवाला, ये 2 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। जब आपको अपनी पार्लियामेंट से ही सदस्यों को चुनाव करना था साइमन कमीशन बनाने के लिए, तो 2 भारतीय वहाँ पार्लियामेंट में भी थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि आप भारत की किसी संस्था या किसी पार्टी सदस्य को लो। भाई आपने नियम बनाए, से मान लीजिए भारत सरकार बोलती है हम उन्हीं लोगों को सदस्य चुनेंगे जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे, तो आम आदमी तो चुना नहीं जाएगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वही चुने जाएंगे। तो ये वहाँ पे उस हैसियत से बैठे हुए थे, लेकिन इनको भी नहीं लिया गया। इसमें सभी गोरे लोग थे, कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन की संज्ञा भी दी गई। कहा यह जाता है कि लॉर्ड इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन बनाया गया। इसके अलावा 6 लोग थे। आपको बता दें, जॉन साइमन लिबरल पार्टी के सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे। बाकी जो 6 नाम थे, क्लीमेंट एटली और बर्नार्ड हार्सोन, एलपी लिखा है, यानी लेबर पार्टी के सदस्य थे। लेबर पार्टी मतलब मजदूर दल। अब वहाँ की 3 बड़ी पार्टियाँ, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी यानी मजदूर दल। अब हमसे ये पूछेगा कि लेबर पार्टी के कितने सदस्य थे, तो 2 सदस्य शामिल थे साइमन कमीशन में। एक बात यहाँ पे बता दें, क्वेश्चन कभी बनता है कि साइमन कमीशन का कौन सा मेंबर आगे चल के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, तो क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आगे चल के बनेंगे, और ये उस समय प्रधानमंत्री होंगे जब भारत को आज़ादी प्राप्त होगी। और किस पार्टी के? लेबर पार्टी के, ठीक है। यानी मजदूर दल की वहाँ सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को आज़ादी मिली, और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। इसके अलावा बर्नार्ड हार्सोन हमने बताया, कैडोगन, बाथम, स्ट्रेट कोनाउ, लेनफॉक्स, ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वो 4 ऑप्शन देगा, किस पार्टी के सदस्य साइमन कमीशन में ज़्यादा थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य वहाँ पे ज़्यादा थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचेगा। हमने एक यहाँ पे रूट बनाया है, ये सबसे पहले बम्बई पहुंचेगा। बम्बई बंदरगाह शहर है, सबको मालूम है। बम्बई में भी इनका सम्मान होना था, लेकिन कोई सम्मान नहीं हुआ, विरोध ही चल रहा था। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में भी इनको सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी सम्मान नहीं मिला, इनको विरोध मिलता रहा। और दिल्ली के बाद ये लाहौर पहुँचे, वहाँ भी ज़्यादा बवाल हुआ, कोई सम्मान नहीं मिला। इधर 1927 का मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में हो रहा था, और उसमें निर्णय लिया गया
किसी भी प्रकार से हम लोग इसका विरोध करेंगे। और लगभग भारत के जितने भी दल थे उन्होंने ये ठान लिया था हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। लेकिन कुछ एक दल थे, जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट, 2 गुट थे। जिन्ना वाला जो गुट था वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग का जो सफ़ी गुट था ये साथ दे रहा था। और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, आपको पता होना चाहिए, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा संचालित थी। और ये जो कुछ पार्टियां थी ये साइमन कमीशन के समर्थन में भी खड़े थे। लाहौर जब जत्था पहुंचा साइमन कमीशन का, तो लाला लाजपत राय यहाँ पे अपने साथियों के साथ विरोध करने के लिए खड़े हुए थे। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। इस चीज़ को हमने बचपन से पढ़ाई, किताबों में फोटो बनी रहती थी, एक साइमन गो बैक का नारा लिए और एक सरदार जी दिखते थे जो कि लाला लाजपत राय थे। पुलिस सुरक्षा दी गई थी साइमन कमीशन को, और उस दिन पुलिस सुरक्षा का जो इंचार्ज थे वो स्कॉट थे। आपको यहाँ पे एक बात बता दें, साइमन कमीशन और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये दोनों नारे जो थे यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिए गए थे। यूसुफ मेहर अली, ध्यान रखेंगे, साइमन गो बैक और अंग्रेजों भारत छोड़ो, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय पर आघात हुआ। अब स्कॉट को सुरक्षा से इन लोगों को निकालना था जो साइमन कमीशन के सदस्य थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसने लाठी चलाने का आदेश दिया। उसमें एक लाठी कोई लाला लाजपत राय के सर पे लगी और वो रक्त रंजित होकर वहीं पे गिर पड़े। लेकिन उनकी मृत्यु बाद में होती है, तत्काल में मृत्यु नहीं होती लाला लाजपत राय की, आगे चल के उनकी मृत्यु होती है। और लाला लाजपत राय शहीद हो जाएंगे स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज के आदेश देने पर। यह 1928 की घटना है, अक्टूबर माह की। सितंबर माह में दिल्ली में एक संस्था बनाई गई, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो कानपुर में HRA बनी थी, कानपुर में हम लोगों ने जो HRA बनाई थी वो जाके एक शब्द इसमें जुड़ जाता है HSRA। ये जो HSRA जुड़ गया, यानी इसमें समाजवादी शब्द जुड़ गया, सोशलिस्ट शब्द जुड़ जाता है। ये हो गई हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रात्मक संघ। कहाँ बनी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बनाई गई। आप ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन को स्मूव कराता है, HRA किस नदी के किनारे बनी, तो गंगा नदी के किनारे बनी थी। और HSRA किस नदी के किनारे बनाई गई, तो यमुना नदी के किनारे बनाई गई, क्योंकि हमको मालूम भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। HSRA बनाने वाले लोगों में जो प्रमुख लोग थे उनमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने यह संस्था बनाई और अपना जो पहला टारगेट रखा वो ये रखा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का हम बदला लेंगे। आपको बता दें, बदला लेने की चाहत इतनी ज़्यादा थी कि इसके पोस्टर लगाए गए थे, HSRA लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और 17 दिसंबर, अगर देखें तो मुश्किल से 45-47 दिन का डिफरेंस आता है, लगभग 1.5 महीने के भीतर सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है HSRA के सदस्यों के द्वारा। HSRA के 4 सदस्य भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुख्यालय लाहौर के बाहर पहुंचे। लाहौर में ही लाठीचार्ज हुआ था। पुलिस मुख्यालय लाहौर में सैंडर्स को मारने के लिए ये लोग पहुंचे थे। मारना एक्चुअल स्कॉट को था, चूंकि स्कॉट ने लाठीचार्ज को दिया था। सैंडर्स धोखे में यहाँ पे मारा गया था, चूंकि पहली गोली राजगुरु के द्वारा चला दी गई थी और वो धोखे में चल गई थी गोली। अब जब चेहरा पहचाना गया तो देखा ये तो सैंडर्स है, स्कॉट को तो मार ही नहीं पाए हैं। और पोस्टर जो चिपकाए थे उसमें यही लिखा था कि हम स्कॉट को मारेंगे। और यहाँ पे इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद वहाँ से गायब हो गए। धीमे धीमे करके लोग लाहौर छोड़ के भी चले जाते हैं। और उससे पहले जहाँ पे इन लोगों ने स्कॉट लिखा था पोस्टर पे, उसको काटा और वहाँ पे लिखा क्या, सैंडर्स, और फिर उसको चिपकाया। सैंडर्स की हत्या हो जाती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। आपको ध्यान होगा भगत सिंह की एक फ़ोटो कई मूवी में भी दिखाई गई है कि भगत सिंह एक दुर्गा भाभी के साथ वहाँ से भागते हैं लाहौर से। जेंटलमैन की ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि उस ज़माने में ये था जो अंग्रेजी बोल लेता हो, ठीक है, पैंट शर्ट पहनता तो उसको जेंटलमैन बोलते थे, उसका सम्मान करते थे। तो जेंटलमैन की भूमिका में भगत सिंह वहाँ से गायब हुए और फिर पकड़ में नहीं आए।
ये लोग पकड़े भी नहीं गए अभी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ये जानती तो थी कि HSRA के सदस्यों ने ये कार्य किया है, तो HSRA के सदस्यों को पता करने के लिए आम आदमी को मारना पीटना और उसको परेशान करना शुरू कर दिया। आम आदमी कितनी देर तक लड़ पाता, इसलिए भगत सिंह एंड कंपनी यानी HSRA के सदस्यों ने तय किया कि हम लोग खुद गिरफ्तारी दे दें। ये हुआ भाई कौन गिरफ्तार होगा, तो भगत सिंह ने कहा हम ही जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। आज़ाद ने मना किया कि भगत सिंह आप मत जाओ और किसी को भेजा जाए, कहे नहीं हम ही जाएंगे। भगत सिंह से तर्क पूछा गया तो उन्होंने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और भगत सिंह ने एक प्लान तैयार किया। यह प्लान था असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का। भगत सिंह को एक व्यक्ति और चाहिए था जो उस समय इंग्लिश बोलना जानता हो, तो बटकेश्वर दत्त बंगाल के क्रांतिकारी थे, उनको शामिल किया गया और दिल्ली पहुंच के बम की व्यवस्था की गई। 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। क्वेश्चन एक तो तारीख पे बनेगा 8 अप्रैल पे, दूसरा भगत सिंह के साथ वो व्यक्ति कौन था, तो बटकेश्वर दत्त थे। ठीक है, वहां पे किस पे बात चल रही थी, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बात चल रही थी। जो अंदर विधानसभा बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे। फिर एक बात ये बनेगी, कोई भारतीय अंदर बैठा था, विट्ठल भाई पटेल अंदर बैठे हुए थे और बम फेंके गए। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंके गए थे, जो खाली सीटें पड़ी थी, जो खाली जगह होती है वहां पे बम डाले गए थे, क्योंकि भगत सिंह एंड टीम का ये इंटेंशन ही नहीं था हमें किसी की हत्या करनी है। भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते रहे, और ये नारा जो इंकलाब जिंदाबाद का है वो यहीं से हिट होता है पूरी तरीके से। हालांकि भगत सिंह ने इसको लिखा जरूर नहीं था, लेकिन हिट भगत सिंह से ही होता है। खड़े इसलिए रहे चूंकि गिरफ्तार होने ही गए थे। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, भगत सिंह की गिरफ्तारी किस मामले में हुई थी, तो असेंबली में बम फेंकने के लिए। लेकिन आगे चल के भगत सिंह को फांसी इस केस पे नहीं दी जाएगी, वो दी जाएगी भगत सिंह ट्रायल केस या लाहौर षड्यंत्र केस, उसमें सैंडर्स की हत्या के आधार पर फांसी दी जाएगी। आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद बाहर जीप लिए कहीं खड़े थे और भगत सिंह से आखिरी समय तक बोल रहे थे कि आप वहाँ से भाग आओ, हम आपको भगा ले चले। दोनों के खेलने में थोड़ा डिफरेंस था। भगत सिंह को लगा कि हम एक जगह वहाँ प्लेटफार्म होना चाहिए मेरे पास जहाँ से हम अपनी बात को कह सके, तो वो प्लेटफार्म उन्होंने जेल ढूंढी, और ये सही भी हुआ। भगत सिंह की बात दिल्ली के बकिंघम पैलेस तक पहुँची थी कि वहाँ पर इस तरीके की भी नौजवान हैं जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस खुला और जो लोग पकड़े गए थे HSRA के, इन पे ये केस चलाया गया। यहाँ पर एक क्रांतिकारी और थे जाने माने हमारे, जतिन दास। 64 दिन तक खाना नहीं खाया था, कहीं किताबों में 62 दिन या 60 दिन भी लिखा रहता है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा। 13 जुलाई से 13 सितंबर तक खाना इस बात के लिए नहीं खाया उन्होंने कि हमें आज़ादी चाहिए। मेन मोटिव यही था। हुआ कुछ ऐसा, जब भगत सिंह के क्रांतिकारियों को साथ जेल में रखा गया तो भगत सिंह ने कहा कि हमको साधारण कैदी का दर्जा नहीं, हमको राजनीतिक कैदी का दर्जा चाहिए। उस ज़माने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जब जेल जाते थे तो इनको राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाता था। मतलब साफ थोड़ा कमरा, पानी, पेन पेंसिल, किताबें वगैरह लिखने के लिए, ठीक है, और न्यूज़पेपर वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता था। ज़्यादातर किताबें जेल में ही लिख डाली। आर्किटिक होम ऑफ द बेजाज तिलक जेल में लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिख डाली, गांधी जी ने अपनी किताबें जेल में लिख डाली। समय काटने के लिए जो हमारे राजनेता थे उस समय के, वो जेल में किताबें लिख देते थे। भगत सिंह कह रहे थे कि हम भी भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ रहे, हमको भी वही दर्जा दिया जाए जो इन नेताओं को मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात पर तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा आप मर्डर करके आए हैं, आप मर्डरर हैं, इसलिए हम आपको राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं देंगे। HSRA के सदस्यों ने कहा ठीक, अगर नहीं दोगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, और भूख हड़ताल कर दी। ब्रिटिश सरकार 2 कदम आगे थी, उन्होंने कहा हम पानी भी नहीं देंगे तुमको। भूख हड़ताल में खाना नहीं खाया जाता लेकिन पानी पिया जाता है। आपको बता दें, पानी इतनी इस प्रकार की चीज़ है कि अमीर गरीब के बीच का अंतर पानी कुछ घंटे में ख़त्म कर देती है। एक अमीर आदमी हो, कितना भी अमीर हो, और एक गरीब आदमी हो, दोनों को प्यास अगर लगी है, पानी एक ही नदी है तो दोनों लोग उसी नदी का पानी पिएंगे। एक तरफ अमीर पी रहा होगा, एक तरफ गरीब पी रहा होगा। भले वो जब पानी पीता हो बिस्लरी का, एक्वाफीना का, वो आम पानी ना पीता हो, लेकिन प्यास एक ऐसी चीज़ होती है कि अंतर वो ख़त्म हो जाता है।
ब्रिटिश सरकार जब इन लोगों को प्यास लगती थी तो ज़बरदस्ती दूध पिलाती थी। पानी की प्यास सिर्फ पानी से मिटती है, दूध से नहीं मिटती है। बायो के सिस्टम में हमारे जो गले में दो पाइपलाइन है, एक एयर पाइपलाइन है, एक फूड पाइपलाइन है। जो एयर पाइपलाइन होती है वो हवा बातचीत करने के लिए फूड पाइपलाइन में खाना जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बोलते हैं, बेटा बात करते समय खाना ना खाओ या खाना खाते समय बात मत करो, आप एक ही काम पे कंसंट्रेट करो। ज़बरदस्ती जब दूध पिलाया जा रहा था तो वैज्ञानिक कारण ये बना कि जो फूड पाइपलाइन थी उसमें कहीं दूध चला गया और जतिन दास की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे वो एक अलग चीज़ हो गई, बायोलॉजिकल सिस्टम हुआ। लेकिन इतने दिन देश के लिए भूखे रहना बहुत बड़ी बात थी। आपको बता दें, जतिन दास की डेड बॉडी जब लाहौर सेंट्रल जेल से कलकत्ता पहुंची तो करीब 3.5 मील लंबा कारवां चल रहा था डेड बॉडी के पीछे। ये बुलाई हुई भीड़ नहीं थी कि गांव से बुला लिए जाए, बस से बुला लिए जाए, किसी नेता से आप लोग आइए। ये अपने मन से भीड़ पहुंची थी देखने एक हमारे ऐसे शहीद को जो कि इतने दिन देश के लिए इसने खाना नहीं खाया। तकरीबन 5 लाख लोग उस समय रहे होंगे जतिन दास की डेड बॉडी को देखने और सल्यूट करने जो वहां पहुंचे थे। भगत सिंह अभी जेल में ही थे। इधर 27 फरवरी 1931, आपको बता दें 1931 का जो साल है वो इम्पॉर्टेंट बहुत है। वो इसलिए है, पेपर में 1931 में कई घटनाक्रम हुए और आप उठा के पेपर देखिएगा तो 1931 की घटनाक्रमों को काल के अनुसार पूछ लेता है कि कौन घटना पहले हुई, कौन घटना बाद में हुई। अभी हम लोग अगले टॉपिक में वहाँ भी चलेंगे तो हम देखेंगे इस साल 2 गवर्नर रहे, इरविन भी रहेंगे, वेलिंगटन भी रहेंगे। आज़ाद शहीद होंगे, भगत सिंह शहीद होंगे, सुखदेव राजगुरु शहीद होते हैं, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है इसी में, ठीक है। कई सारी घटनाक्रम होते हैं 1931 में, इसलिए 1931 को हम लोग थोड़ा देख के पढ़ेंगे। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद अपने एक मित्र सुखदेव राज के साथ प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ आगे के लिए चर्चा कर रहे थे और किसी मित्र को पैसे भिजवाने के लिए उसको बुलाया गया था। 2 सुखदेव हैं, एक भगत सिंह के साथ सुखदेव थापर उनका नाम है और ये सुखदेव राज हैं। जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे वो सुखदेव थापर नाम था और ये सुखदेव राज से चर्चा कर रहे थे। इनके साथ भी किसी ने गद्दारी की थी आज़ाद के साथ और ये बताया गया कि आज़ाद उस पार्क में बैठे हुए हैं। जिस अधिकारी ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेरा था उसका नाम बाबर नाथ था। आज़ाद को घेर लिया गया, किसी प्रकार से सुखदेव राज को आज़ाद ने वहाँ से भगा दिया कि तुम चले जाओ, हम देख लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ करते रहे। जब उनके पास एक गोली बची तो एक गोली खुद को मार ली, लेकिन कभी जिंदा पकड़ में नहीं आए। ये फरवरी है, 27 फरवरी, और फरवरी के बाद आएगा मार्च। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और इसको हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये घटनाक्रम में कि ये पूरा हुआ। इधर क्या था, जब साइमन कमीशन हमारे यहाँ चल रहा था तो हमने बताया कि 8 नवंबर को साइमन कमीशन बना, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई और आपको पता होना चाहिए 1930, 1931 और 1932 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, 30, 31, 32। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इधर क्या हुआ, कांग्रेसी जब हल्ला काट रहे थे कि भैया हमको भी शामिल करो, ठीक है, हमको भारतीयों को भी होना चाहिए। कांग्रेसियों का एक कहना यहाँ पे था साइमन कमीशन में कि स्वराज संबंधी बात करने के लिए किसी परीक्षा या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती कि आप काबिल हो नहीं काबिल हो, ये बात स्वराज की चल रही है। आपको पता होगा भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, किसी में योग्यता में शिक्षा नहीं लिखी है। यहाँ भी ये बात हुई थी, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी योग्यता या परीक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है कि आप हमको शामिल नहीं कर रहे हो। इस बात का पुरजोर कांग्रेसी विरोध कर रहे थे। उस समय बर्किनहेड भारत के सचिव थे और इन्होंने कांग्रेसियों को चुनौती दे दी नवंबर में। नवंबर 27 में चुनौती दे दी, कांग्रेसियों ने चुनौती एक्सेप्ट की। बर्किनहेड ने बोला ठीक है, अगर तुम लोग इतने काबिल हो तो एक संविधान बना के दिखाओ और तुम्हारे यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी धर्म है, जो भी जातियां हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर ले।
9 सदस्यीय नेहरू कमेटी बनाई गई और आपको बता दें इसका प्रारूप पंडित मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा तैयार किया गया। इस कमेटी में 9 लोग थे टोटल, जिनमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हुई तो लखनऊ अधिवेशन में उसको सर्वसम्मत से पारित किया गया, लेकिन बाद में मतभेद हो गया। बर्किनेट ने यही बात बोली थी, ये मतभेद नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नहीं मानी, उन्होंने जिन्ना साहब ने 14 सूत्री मांगे रख दी अपनी कि मेरी 14 सूत्री मांगे अगर मानी जाएंगी तो हम नेहरू रिपोर्ट पर कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिख संप्रदाय में भी यही बात उठने लगी। इधर जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पे विरोध कर दिया बाद में कि इसमें टोटल इंडिपेंडेंस की बात क्यों नहीं कही गई, पूर्ण स्वराज की बात क्यों नहीं कही है, क्योंकि ऑटोनोमी व्यवस्था डोमिनियन स्टेट की बात पर नेहरू रिपोर्ट टिकी हुई थी। आपको बता दें नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसलिए कहा क्योंकि इसमें नागरिकता की परिभाषा की मांग की गई थी, मूल अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है, स्वायत्त शासन तो था ही, इन्होंने मांगा था, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, जो हमने बाद में आगे चल के जब मैं संविधान गढ़ा तो उसमें इन चीज़ों को लेकर आए। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को हम लोग भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जो कि 1928 में आई। हालांकि नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हुई। कुछ संशोधन करने के बाद जब नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा गया तो उन्होंने भी उसको नकार दिया। यहाँ आपको एक बात बता दें, ये जो 14 सूत्री मांगे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे। ये मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में रख दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और इसी आधार पर तत्कालीन उस वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, उसको जारी कर दिया था, यानी मानने पे तैयार हो गए थे। यही 14 सूत्री मांगे थी। मई 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 10 अगस्त को नेहरू रिपोर्ट जब सामने लाई जाएगी, हालांकि इनसे कहा गया था मई में बनाई गई थी, जुलाई तक आपको नेहरू रिपोर्ट तैयार कर देनी है, जो भी संविधान तैयार करना है आप तैयार करें, लेकिन अगस्त में की, लेकिन बेकार हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। जिसका क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं होगा तो उसको लगता है भाई सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तो वैचारिक मतभेद थे, तो ये दोनों एक साथ कोई पार्टी बना ही नहीं सकते। लेकिन ये उस जमाने के 2 युवा खिलाड़ी थे राजनीति के, जो कि भारत के लोगों के हीरो हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, और अंग्रेजी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे। अब यहां पर जाके एक बात यह होती है कि पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष पद बनने का बात बोली गई कि गांधी जी आप अध्यक्ष बनवा के, आप 24 में बन चुके हो, फिर बनवा के। गांधी जी थोड़ा सा इच्छुक हो रहे थे, राजनीति में वापसी कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के सुझाव पर लाहौर 1929 में अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और यहाँ से कांग्रेस ने शुरू किया अपना 1929 का जो टारगेट लिया कि हमारा जो लक्ष्य होगा स्वाधीनता होगी, अर्थात पूर्ण स्वराज होगा, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। जवाहरलाल नेहरू से पहले ये बात भगत सिंह ने बोल दी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन भगत सिंह के पास जो प्लेटफॉर्म था वो HSRA का था, वो इतना बड़ा नहीं था, और इनका जो प्लेटफॉर्म तो कांग्रेस थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो जिस प्लेटफॉर्म से बोला गया तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य रखा गया 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, लाहौर रावी नदी की तट के किनारे बसा हुआ है। पूर्ण स्वराज 1885 में बनी हुई कांग्रेस को अपना टारगेट सेट करने में इतने साल लग गए, यानी 15 साल अगर हम उधर देखें और इधर तकरीबन 29 साल, यानी मोटा माटी देखें तो 44-45 साल बाद जाके सेट हुआ कि अब हमारा टारगेट क्या होगा, देश को पूर्ण स्वाधीन दिलाना, पूरी स्वाधीनता दिलाना। ये 1929, इसी 31 दिसंबर 1929 को एक झंडा लहराया गया जो नौग्रही झंडा कहलाया आगे चल के, और वो हमारा प्रतीक बनेगा आगे चल के।
और यहीं पर तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 से भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और प्रत्येक वर्ष जो कांग्रेसी थे वो 26 जनवरी 1930 से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए। शायद यही कारण था कि 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना गणतंत्र